from the Gynecology 10 teachers is about the ovarian tumors, and this is actually your chapter number 14, malignant disease of the ovary. उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने एक MCQ देते होते हैं कि सेकंड मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी जो होती है वो कौन सी होती है, दैट इज़ ओवेरियन कैंसर। ठीक है, तो ये आपको MCQs के लिए पता होना चाहिए। फिर आ जाता है इसके इंसिडेंट्स को जस्ट आपने रीड करना है। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर को क्लासिफाई करने से पहले हम देखते हैं कि ओवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बाहर क्या होती है ओवरी के, उसकी एपिथीलियम होती है विच इज़ ऑफ द क्यूबॉइडल टाइप, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी। ठीक है, और कॉर्टेक्स में क्या परे होते हैं, ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं जिनमें से एग की प्रोडक्शन हो रही होती है, फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और फिर होता है अंदर की तरफ मेड्यूला, और मेड्यूला में क्या होता है, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एज अ होल। तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि बाहर जो सरफेस सेल्स हैं पिंक कलर के दिखाए हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके अंदर आपको दिखाया हुआ है एक एग की जो फॉलिकल की प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें एग प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द जर्मिनल फॉलिकल बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द जो है कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉलिकल की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो इनको हम कहते हैं दीज आर द जर्मिनल फॉलिकल्स। और फिर आपको नज़र आ रहा है स्ट्रोमा। ठीक है, सो हमने कैंसर्स पढ़ने हैं ओवरी के, जो कि 3 तरह के मेन होते हैं जो ओवरी से अराइज़ करते हैं। प्राइमरीली जो है ओवरी से अराइज़ करते हैं, दीज आर द एपिडर्मल एपिथेलियल ट्यूमर्स। ठीक है, जो सरफेस सेल से आएंगे, और जो जर्म सेल से आएंगे उनको जर्म सेल्स कह देंगे, ये पर्पल से शो हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमा से आएंगे उनको हम कह देंगे कि ये स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं। तो ओवरी के एज अ होल कितने ट्यूमर्स हो गए, 3 तरह के हो गए। जो एपिथेलियम से अराइज़ करेंगे एपिथेलियल ट्यूमर्स, जो जर्म सेल से अराइज़ करेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है, और जो स्ट्रोमा से अराइज़ करेंगे उनको कह देंगे हम स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक है, तो आपको इनकी रेशो भी नज़र आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होते हैं दीज आर द एपिथेलियल ट्यूमर्स, जो कि ओवरी की सरफेस एपिथेलियम से अराइज़ कर रहे होते हैं। उसकी कॉज भी हम देखेंगे कि क्यों एपिथेलियल सरफेस ट्यूमर्स जो हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये फॉलिकल की बात करें तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, ये जो डार्क पर्पल आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली द ग्रैनुलोसा सेल्स, और इसके बाहर जो लाइट पर्पल आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द थीका सेल्स। ठीक है, और हमने बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ होल। जो है इनका काम यही होता है कि थीका सेल्स ने भी एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करके जो है कन्वर्ट कर देना होता है, उसको करवा देना होता है ईस्ट्रोजन में। एज अ होल जो ग्रैनुलोसा थीका सेल्स होंगे वो हमारे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से जो ट्यूमर्स राइज करेंगे वो ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो है अभी हमने बात की जैसे कि अगेन के सरफेस ओवरी है, ठीक है, उसकी जो एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, उसमें से जो हमारे ट्यूमर्स अराइज करेंगे दीज विल बी द एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स। ठीक है, और जो हमारे अराइज करेंगे जर्म सेल से उनको कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है, और जो स्ट्रोमा से अराइज करेंगे उनको हम कह देंगे स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि सरफेस एपिथेलियम के कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं। हमने पैथोलॉजी की रॉबिन्स जो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमने ओवरियन ट्यूमर्स के बारे में, बट दैट वाज रिलेटेड टू द पैथोलॉजी एंड ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स, वो यहाँ पे नहीं होंगे। वी आर कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दीज ट्यूमर्स इन द मेडिसिन। ठीक है, लेकिन इसके नेम्स जो हैं वो आपको पता होंगे कि जो हमारे एपिथेलियल सर्फेस सेल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। क्लासिफिकेशन अब हम करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक में है, एंड दिस इज़ योर यूक्यू। उन्होंने पूछा हुआ है कि एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन लिखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से ट्यूमर्स एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स के होते हैं। सो दीज आर द सीरस ट्यूमर्स, म्यूसिनस ट्यूमर्स,
एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स एंड द क्लियर सेल ट्यूमर्स। इसके अलावा ब्रेनर ट्यूमर्स भी होते हैं, आपको पता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइक होते हैं, ब्लैडर के एपिथेलियम लाइक होते हैं। एंड देन द मिक्स्ड एपिथेलियल होते हैं, कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, कुछ जो है मिक्स्ड मुलेरियन होते हैं। तो इनमें से आप जो है वो मेन याद कर लें कि सीरियस है, म्यूसिनस है, एंडोमेट्रॉइड है, क्लियर सेल है, ब्रेनर है और मिक्स्ड है और अनडिफ्रेंशिएटेड। इनमें से कोई भी आप याद कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ना 4, ये तो आपने मस्ट याद करने हैं, ब्रेनर से ऊपर तक वाले। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं सरफेस एपिथेलियम के बाद जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर्स में कौन कौन से आते हैं, इसका हमने निमोनिक भी याद किया था, याद है आपको? ये वाला निमोनिक था हमारा CTD, ठीक है। तो C फॉर कोरियोकार्सिनोमा, E फॉर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर का यॉर्कसैक ट्यूमर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है यॉर्कसैक ट्यूमर। दिस इज़ एक्चुअली एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, इसका दूसरा नाम है। फिर T आता है, T फॉर टेराटोमा एंड D फॉर डिसजर्मिनोमा। ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स। देन वी हैव द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? जो हमारे फॉलिकल से रिलेटेड है और स्ट्रोमा से रिलेटेड है, ठीक है। जो फॉलिकल्स के इर्द गिर्द हमारा स्ट्रोमा है वहाँ से राइज करेंगे, या फॉलिकल के इर्द गिर्द जो हमारा जो एग के बाहर वो फॉलिकल्स की ग्रैनुलोसा थीका सेल्स हैं वहाँ से राइज करेंगे। सो दीज विल बी ग्रैनुलोसा थीका सेल्स ट्यूमर, ठीक है। सर्टोली लीडक सेल ट्यूमर, सर्टोली लीडक वैसे कहाँ होता है? मेल्स में होता है, यहाँ पे तो नहीं दिखा हुआ लेकिन जो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सर्टोली लीडक सेल्स वैसे मेल्स का होता है, लेकिन अगर वो फीमेल्स में जो है वो परसिस्ट करे और वहाँ से ख़त्म ना हो वो वाले सेल्स सर्टोली लीडक, तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। देन द मेन आपके ये दो हैं, ग्रैनुलोसा थीका सेल्स एंड सर्टोली लीडक सेल ट्यूमर्स। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि फाइब्रोमा हो सकता है, गोनेडोब्लास्टोमा, एंड्रोब्लास्टोमा हो सकता है, लेकिन आपने मेन जो है ये दो याद रखने हैं। सो ये बुक का टेबल है आपका क्लासिफिकेशन का, मैंने यहाँ पे लिखा है, बनाया है टेबल। ये सारी क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल आ जाती है आपके पास, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स जो है वो 80% होते हैं। इसमें वी हैव द हाई ग्रेड सीरस ट्यूमर्स, लो ग्रेड सीरस ट्यूमर्स, म्यूसिनस ट्यूमर्स, एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स, क्लियर सेल ट्यूमर्स। देन द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो कि 10% होते हैं, एंड दीज कंटेन द ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स एंड सर्टोली लीडक सेल ट्यूमर्स एंड जायंडोब्लास्टोमा, ठीक है, जायंडोब्लास्टोमा। अब जो ग्रैनुलोसा थीका सेल्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे? अभी ऊपर बात की ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये ट्यूमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, बुक के लास्ट पे आपका जो लिखा हुआ है कि जो हमारे ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन ट्यूमर्स के बारे में, कि उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ये वाले ट्यूमर्स होंगे ग्रैनुलोसा थीका सेल्स और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा, तो उनको कौन से क्लिनिकल फीचर्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से कौन से मसले होते हैं? ईस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से कौन से मसले होंगे? अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इन लोगों को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने का बहुत ज़्यादा चांस होगा, ठीक है। इसका आपको जो है मिल जाएगा सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, जो आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे देखें कि जो है ये बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो क्या होगा कि ईस्ट्रोजन जब उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो इनको क्या होगा, प्यूबर्टी जो है वो टाइम पे आएगी या उससे पहले ही आ जाएगी? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के लोग होंगे ये, ठीक है। और इनकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसी होगी, नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी? ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और इनको एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें सर्टोली लीडक सेल ट्यूमर्स की, तो वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं?
एंड्रोजन, ठीक है। तो अगर बॉडी में एंड्रोजन का एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन का एक्सेस हो जाए, उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगी, तो क्या होगा इनकी वजह से उनके अंदर जो है वो साइंस ऑफ विरलाइजेशन आना शुरू हो जाएंगे। इनके अंदर क्या होगा, एमेनोडिया हो जाएगा, डीप वॉइस, हिरसूटिज्म, सारे मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो ग्रैनुलोसा थीका सेल्स ट्यूमर होते हैं ना, जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कभी कभार रेनिन भी रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और रेनिन क्या करवाता है, बॉडी में जो है वो रिटेंशन करवाता है फ्लूइड की, और हाइपरटेंशन हो सकती है फिर इन लोगों को, ठीक हो गया। तो ये हमने बात कर लिया एज अ होल कि ग्रैनुलोसा थीका सेल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे, और सर्टोली लिडेक्स जो है ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करे होंगे तो बॉडी में क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स की। जर्म सेल ट्यूमर्स में वी हैव द निमोनिक CTD, ठीक है। तो कोरियोकार्सिनोमा है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स है जिसमें वी हैव द, जिसको हम जिसको यॉक्सेक भी कहते हैं, देन वी हैव द टेराटोमा, देन वी हैव द डिसजर्मिनोमा, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि कौन से ट्यूमर मार्कर्स हैं, वो यहीं पर आप याद कर लें कि इनके जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कोरियोकार्सिनोमा का तो आपको पता है कि ये बीटा HCG रिलीज़ कर रही होती है, बीटा HCG रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो डिसजर्मिनोमा होता है ये भी बीटा HCG रिलीज़ कर रहा होता है। तो ऐसे याद कर लें, COD साथ साथ आते हैं ना, ABCD। तो C और D जो है ये क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, बीटा HCG। और बाकी जो है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स हैं और टेराटोमा है, ठीक है, वो क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक है। ये आपके MCQ में आ सकता है, तो इसको आपने याद कर लेना है, साथ ही टेबल के लिख लें कि C और D जो है ये रिलीज़ कर होंगे बीटा HCG, और बाकी दोनों जो है ये रिलीज़ कर होंगे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक हो गया। देन वी हैव द मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। मेटास्टेटिक मतलब कि जो कहीं और से आते हैं, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर अराइज नहीं करे लेकिन कहीं और से बॉडी से आ गए हैं। फॉर एग्जांपल द GIT ट्यूमर्स, GIT के कोई भी ट्यूमर्स होते हैं वो ओवरी में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ठीक है। तो एक आपको याद है हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, इस तरह से हमने बनाया था, GIT थी यहाँ पे पैथोलॉजी में और ये ओवरी थी। तो मैंने इस तरह से याद करवाया था कि जो ओवरी से GIT में जाएंगे और GIT से ओवरी में आएंगे, ठीक है। जो ओवरी से GIT में जाएंगे P और K, P फॉर जो ओवरी से GIT में जाएंगे दीज विल बी सूडोमिक्सोमा पेरिटिनोए, ठीक है। और जो GIT से ओवरी में आएंगे, जो मेटास्टेटिक होंगे, दीज विल बी क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे ना, P और K, P ऊपर जा रहा है, K नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है याद रहेगा। सो ये हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं उनके बारे में, जो सरफेस सेल से राइज करते हैं, और हमने बात की सबसे ज़्यादा ये होते हैं, 80% केसेस में यही होते हैं। कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनको हम देखते हैं कि ये बिनाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, और बॉर्डर लाइन भी हो सकते हैं। जो बॉर्डर लाइन होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं हमारे मेलिग्नेंट के, ठीक है, मेलिग्नेंसी के। और मेलिग्नेंसी के फीचर्स आपको पता है कौन से होते हैं, लाइक वी हैव द न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, सेलुलर एटीपिया, कुछ फीचर्स इनके अंदर होते हैं। बॉर्डर लाइन मीन्स के वो मेलिग्नेंट की तरफ जा रहे हैं और बिनाइन और मेलिग्नेंट के दरमियान में, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये इन्वेड नहीं करते, ठीक है। और जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे मेलिग्नेंट बन जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर ये स्प्रेड करते हैं तो ये पेरिटोनियम की तरफ स्प्रेड करते हैं या ओमेंटम की तरफ स्प्रेड करते हैं, मतलब जो हमारे होते हैं ना एब्डोमिनो पेल्विक स्ट्रक्चर्स, वहाँ तक ये स्प्रेड करते हैं। और लेकिन ये है कि अगर ये हम एक दफ़ा इनको काट दें, मतलब इनको निकाल दें बॉडी से, इनिशियल सर्जरी कर दें इनकी, तो ये दोबारा से नहीं होते, ठीक है। इनकी रिकरेंस रेट कम होता है। इस वजह से हमें बॉर्डर लाइन को जल्दी से पकड़ना चाहिए और बॉडी से निकालना चाहिए ताकि वो कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, मेलिग्नेंट में, ठीक है। देन मोस्टली जो हमारे होते हैं ना बॉर्डर लाइन, मतलब ये जो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, मतलब एज अ होल हम ओवरियन ट्यूमर्स की बात करें तो एपिथेलियल ट्यूमर सबसे कॉमन है। उसमें अगर हम बात करें ओवरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स में, तो सबसे कॉमन कौन सा है, सीरस वाला, ठीक है। और फिर हमारे पास आते हैं म्यूसिनस बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स, ठीक है। BOT इज़ बॉर्डर लाइन ट्यूमर। जो म्यूसिनस होते हैं ये लार्ज मल्टी लॉक्यूलेटेड होते हैं, ठीक है। वो याद है आपको पिक्चर इस तरह की कि हमारे पास इस तरह से ये ट्यूमर्स होते हैं मल्टी लॉक्यूलेटेड,
बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं म्यूसिनस, और अंदर म्यूसिन पड़ा होता है बहुत ज़्यादा, और मल्टी लॉकुलेटेड होते हैं। और ये याद रखने हमने बात की ना, ओवरियन ट्यूमर जो है वो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, जो ओवरी से जो है वो जीआईटी में जाते हैं, पी वाला, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये कौन से होते हैं? म्यूसिनस होते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जो है उसमें कौन से ट्यूमर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? दीज आर द म्यूसिनस ट्यूमर्स, ठीक है। देन वी हैव द हाई ग्रेड सीरियस ट्यूमर्स। हाई ग्रेड सीरियस 75% केसेस में होते हैं, और ये भी आपका एमसीक्यू बनता है कि जो सीरियस ट्यूमर्स होते हैं उसमें सेमोमा बॉडीज़ मिलती हैं हमें। सेमोमा बॉडीज़ का आपको पता होगा, वो एरियाज़ ऑफ कैल्सिफिकेशन हो जाती है ट्यूमर्स में, उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो हाई ग्रेड सीरियस में सेमोमा बॉडीज़ याद रखना है, और म्यूसिनस के लिए याद रखना है इसके सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, ठीक है। देन आते हैं एंडोमीट्रॉइड। इनके नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे एंडोमीट्रियल सेल्स होंगे उनकी तरह रिजेंबल कर रहे होंगे, और ये एसोसिएटेड होते हैं एंडोमीट्रोसिस, ठीक है। आपको पता होगा कि एंडोमीट्रोसिस इज़ एक्चुअली द कि जो हमारा एंडोमीट्रियल टिश्यू है इट इज़ एक्चुअली मतलब प्रेजेंट है एंडोमीट्रियम के अलावा किसी और साइड पे। तो अगर ये ओवरी में है, तो अगर ओवरी में एंडोमीट्रॉइड कैंसर है तो वहाँ पे एंडोमीट्रोसिस जो है उसका होने के चांसेस होते हैं, मतलब एसोसिएशन होती है। देन वी हैव द क्लियर सेल ट्यूमर्स। क्लियर सेल सिंपली ये हैं कि क्लियर सेल्स होंगे, अंदर कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और क्लियर सेल जो है दे रिजेंबल द रीनल क्लियर सेल ट्यूमर, ठीक है। रीनल आपने एक पढ़ा होगा पैथोलॉजी में कि क्लियर सेल रीनल कार्सिनोमा होता है, तो ये उससे रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे हो गए। अब हमने बात करनी है कि जो हमारे होते हैं ना एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स, ठीक है, वो इतने कॉमन क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्स कॉर्ड एंड जो हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उनसे ज़्यादा कॉमन एपिथेलियल क्यों है? आपको पता है कि हर महीने जो है ओवुलेशन हो रही होती है, ठीक है। देयर इन द 3 फेजेस आपको पता है, फॉलिकुलर फेज़ होता है, ओवुलेशन फेज़ होता है, और ल्यूटल फेज़ होता है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि हमारा फॉलिकल बन रहा होता है, एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओवुलेशन फेज़ में क्या होता है, जो एग होता है वो फॉलिकल से बाहर आ रहा होता है, और जो ल्यूटल फेज़ होता है उसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है। अब मसला क्या होता है कि हर महीने जो है ओवुलेशन अगर किसी फ़ीमेल की हो रही है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है जो ओवुलेशन के बाद, तो क्या होगा एक्चुअली, ठीक है। ये होगा, ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है इसके लिए कि यहाँ पर ओवरियन सरफेस एपिथेलियल सेल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ओवुलेशन हो रही है सरफेस एपिथेलियल सेल से। और फिर क्या होता है जब ओवुलेशन होती है तो ये जो सेल्स होते हैं यहाँ वाले, वो अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमने ओवुलेशन करवा दी है, अब हम जो है अपनी एपिथेलियम को दोबारा से रिपेयर करें ताकि हम दोबारा से फॉलिकुलर फेज़ में जा सकें, ठीक है, और फॉलिकल्स बना सकें। तो जब हमारा ओवम जो है, हमारा एग जो है वो बाहर जा रहा होता है ओवुलेशन फेज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं। और जहाँ भी कोई जो है ना रिपेयर का प्रोसेस चल रहा हो, जहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो सेल जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो सेल डिवाइड करते करते कैंसरस हो जाए, ठीक है। सो इस वजह से एपिथेलियल सेल ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन होते हैं फीमेल्स में, बिकॉज़ हर महीने उनकी ओवुलेशन हो रही है, हर महीने उनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसे हो सकता है कि वो जो एपिथेलियल सेल्स अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं उस दौरान वो ट्रांसफॉर्म हो जाए सेल डिवाइड करते करते इनटू द मैलिग्नेंट फीचर्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स आर कॉमन, ठीक है। तो इस थेरी को हम क्या कहते हैं, इंसिस्टेंट ओवुलेशन थेरी, आपकी बुक में लिखी हुई है ये थेरी, ठीक है। कि रिपीटेड डैमेज टू द ओवरियन सरफेस एपिथेलियम दैट अकर्स एट ओवुलेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ म्यूटेशन। और दूसरा ये होता है कि एक्सेस गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, जो कि हमारा ईस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा, वो भी हमारे एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हर महीने क्या होता है कि हमारा जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आगे से ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। ईस्ट्रोजन जो है वो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है ओवरी के, और उनकी प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करता है। तो इस वजह से वहाँ पे भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दो तरह से है, एक तो वो जो ओवुलेशन की वजह से रिपेयर प्रोसेस चल रहा है, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो है ईस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेशन हो रही है एपिथेलियम की, जिसकी वजह से कैंसर जनरेट हो रहा है वहाँ पे, ठीक हो गया।
और हमारे जो होते हैं एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स, ये दो तरह के होते हैं। टाइप 1 ट्यूमर्स होते हैं, टाइप 2 होते हैं। टाइप 2 जो होते हैं ये हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा वाले होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। टाइप 2 जो है हाई ग्रेड सीरस है, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे टाइप 1 में आ जाते हैं। लो ग्रेड सीरस कार्सिनोमा, म्यूसिनस और क्लियर सेल एंडोमेट्रॉइड। सिंपल ये है कि टाइप 2 जो होगा वो हाई ग्रेड सीरस है, और बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स में वो टाइप 1 में आ जाते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट से।